हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। बच्चों, पिछले अध्यायों में आपने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा और समझा। जिन शब्दों में विकार अर्थात रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द हैं। अब हम अवयव शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अवयवों को अविकारी पद या शब्द भी कहा जाता है। आइए एक बार परिभाषा जान लें इसकी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उन्हें अविकारी अथवा अवयव कहते हैं। अवयव के भेद जान लेते हैं। अवयव के चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। चलिए एक एक करके इनके विस्तार से जानें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के विषय में। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज भागता है, यतीन अधिक बोलता है, मोहन इधर आ रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में तेज, अधिक, इधर वो धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले पढ़ें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि का बोध कराए उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राकेश धीरे धीरे चलता है, शेर जोर जोर से दहाड़ रहा है, वह तेज भागता है, रमा जल्दी जल्दी पढ़ती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में धीरे धीरे, जोर जोर, तेज और जल्दी जल्दी शब्द क्रियाओं की रीति के बारे में बता रहे हैं, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय को सूचित करें उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह कल आया था, तुम अब जा सकते हो, वह अभी अभी आ रहा है, वर्षा लगातार हो रही है। तो इन वाक्यों में कल, अब, अभी और लगातार शब्दों से कार्य के होने के समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान पर दिशा के बारे में बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बाहर बैठो, वह ऊपर बैठा है, तुम वहां क्या कर रहे थे, उस और कौन बैठा है। तो बच्चों, यहाँ पर बाहर, ऊपर, वहां, उस और जैसे शब्द स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक पियो। बच्चों, इन शब्दों से हमें मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब जानें संबंध बोधक के बारे में। हमारे सामने वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़कर संबंध बोधक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला वाक्य है, धान के बिना कोई नहीं पूछता, राजा के पीछे चलना चाहिए। उसने शेर के बच्चे की ओर देखा, घर के आगे नीम का पेड़ है। तो बच्चों, इन वाक्यों में के बिना, के पीछे, की ओर, के आगे शब्दों का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ है, इसलिए यह शब्द संबंध बोधक अवयव है। आइए एक बार परिभाषा जाने संबंध बोधक की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों यानी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। आइए संबंध बोधक के अवयव के भेद जानें। बच्चों, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के भेद इस प्रकार हैं। पहला है कालवाचक। इसमें शब्द आते हैं के पहले, से पहले, के बाद, के पश्चात आदि। दूसरा है स्थान सूचक। इसमें शब्द आते हैं के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के पास आदि। तीसरा है दिशा सूचक। इसमें शब्द आते हैं बच्चों की ओर, की तरु, के चारों ओर आदि।
और चौथा है साधारण सूचक। इसमें सब बच्चों शब्द आते हैं के सहारे, के द्वारा आदि। और पांचवा है समानता सूचक। इसमें शब्द आते हैं की तरह, के समान, के तुल्य, की भांति आदि। और छठा है विरोधासूचक। इसमें शब्द आते हैं बच्चों के विपरीत, के विरोध, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। और सातवां है संबंध सूचक। इसमें शब्द आते हैं के साथ, के संग, के सहित, के समेत आदि। और आठवां है कारण सूचक। इसमें शब्द आते हैं के कारण, के लिए, के मारे, के निर्मित आदि। और आखिरी है विषय सूचक। इसमें शब्द आते हैं बच्चों के विषय, के बाबत आदि। आइए अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर जान लें। बच्चों कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण जानें। जैसे क्रिया विशेषण है वाक्य राहुल पहले पहुंच गया, संबंध बोधक रतन से पहले राहुल पहुंच गया। तो देखिए पहला शब्द जो है क्रिया विशेषण में भी आ गया और संबंध बोधक में भी। सौरभ यहां रहता है, यह है क्रिया विशेषण। सौरभ अपने चाचा के यहां रहता है, यहां शब्द दोनों में आया। कौन है सामने आओ, क्रिया विशेषण। कौन है मेरे सामने आओ, संबंध बोधक। बच्चों यदि कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग हुआ हो और उनका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध भी बता रहा हो तो संबंध बोधक माना जाता है, परंतु यही शब्द केवल क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो तो क्रिया विशेषण माना जाता है। आइए अब जाने हम समुच्चय बोधक यानी योजक के बारे में। इसमें भी हम वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे समुच्चय बोधक क्या है। पहला वाक्य हमारे सामने है, उसने खूब परिश्रम किया इसलिए वह प्रथम आया। रवि और सोहन छठी कक्षा में पढ़ते हैं। गौरव परिश्रमी तो है परंतु वह बुद्धिमान नहीं है। गांधी जी ने हमें सत्य एवं अहिंसा का मार्ग दिखाया। तो बच्चों इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हैं वो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ग वाक्य में परंतु शब्द गौरव परिश्रमी तो है परंतु वह बुद्धिमान नहीं है, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और घ में वाक्य में एवं शब्द सत्य और अहिंसा इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़े वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए जाने समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। सुषमा और सुधा स्वेटर बुन रही है। दुर्योधन वीर था परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। तो बच्चों इन वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द समुच्चय बोधक हैं ये दोनों वाक्य के सामने पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। सुषमा और सुधा समान पद हैं तथा दूसरे वाक्य में दुर्योधन वीर था, अहंकारी तथा क्रोधी भी था। आइए इसकी भी परिभाषा जानें। दो समान उपवाक्य हैं, भाव यह है कि इनमें से कोई किसी पर आश्रित नहीं है। ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों यानी पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। भेद के आधार पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। पहला है संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधावाचक और चौथा है परिणामवाचक। सबसे पहले जानेंगे हम संयोजक क्या होता है। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के दो उपवाक्यों में संयोग प्रकट करते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, अरुण एवं वरुण इकट्ठे रहते हैं। दूसरा है विभाजक, विभाजन करना। जो शब्द भेद को प्रकट करते हुए दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे वह देख नहीं सकता क्योंकि वह अंधा है,
वह परिश्रम करता तो पास हो जाता। तीसरा है विरोधावाचक। जो शब्द प्रथम वाक्य के लक्षित अर्थ में विरोध दर्शाते हैं विरोधावाचक कहलाते हैं। जैसे मैंने उसकी निंदा ही नहीं की बल्कि प्रशंसा भी की। वह बहुत तेज दौड़ता है परंतु फिर भी पिछड़ गया। और चौथा है परिणामवाचक। इन अवयवों से प्रारंभ होने वाले वाक्य का अपने से पहले वाले वाक्य के अर्थ का परिणाम या फल होता है। जैसे अनिल बीमार था अतएव आज नहीं आ सका, मुझे आपसे मिलना था सो चला आया। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि कल मैं नहीं आऊंगा, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो इन वाक्यों में बच्चों जो रंगीन छपे शब्द हैं वो समुच्चय बोधक हैं। ये सभी दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और कौन से हैं वो? कि, ताकि। इन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव शब्द हैं जो एक या अधिक उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। बच्चों, भेद के आधार पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। पहला है हेतुवाचक। इस अवयव के द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध स्पष्ट होता है। जैसे वह असमर्थ था क्योंकि वह लंगड़ा है, चूंकि मुझे वहां जल्दी पहुंचना था इसलिए जल्दी जाना पड़ा। तो क्योंकि इसलिए हेतुवाचक है। दूसरा है संकेतवाचक। प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होता है। जैसे ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर घुस आई। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। तो इसमें ज्यों ही त्यों ही संकेतवाचक, यद्यपि तथापि ये भी संकेतवाचक है। तीसरा है स्वरूपवाचक। जिन अवयव पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाए उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। अब जानेंगे हम चौथा विस्मयादिबोधक के बारे में। आइए इसमें भी वाक्य पढ़कर जाने क्या है विस्मयादिबोधक। जैसे पहला वाक्य है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा अरे तुम कहाँ चले गए थे। तीसरा है छी ऐसे आदमी की मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। चौथा है हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई। तो बच्चों, इन वाक्यों में वाह, अरे, छी, हाय ये क्रमशः आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा घृणा के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादिबोधक अवयव हैं। आइए एक बार विस्मयादिबोधक की परिभाषा जानें। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिबोधक कहा जाता है। विस्मयादिबोधक के भेद भी हैं। जैसे भिन्न भिन्न मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक के भेद भी निम्नलिखित है। पहला है हर्ष सूचक। इसके लिए शब्द आते हैं आहा, वाह, वाह वाह, शाबाश, धन्य। और उसके उदाहरण है आहा कैसा सुंदर संगीत है, यानी कैसा मधुर संगीत है। दूसरा है शोक सूचक। इसके लिए शब्द आते हैं हाय, ओह, हाय हाय, ओह, त्राही त्राही। और इसका उदाहरण है ओह कितना कमजोर है। तीसरा है विस्मय सूचक। इसके शब्द है अरे, हैं, ए, ओहो, अरे वाह। और इसके उदाहरण है अरे ये वही लड़का है। चौथा है घृणा सूचक। इसके शब्द है छी छी, हट, धत, धीता। और इसका उदाहरण है छी कितनी गंदी बात। और पांचवा है स्वीकार सूचक। इसके शब्द आते हैं हाँ, जी, जी हाँ, अच्छा, ठीक है। उदाहरण है इसका ठीक है मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। अगला है भय सूचक। इसके शब्द हैं ओह, आह, बाप रे, हाय। और इसका उदाहरण है बाप रे कितना भयानक शेर। और अगला है अनुमोदक सूचक, यानी 7वां। इसके शब्द आएंगे हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक है। और उदाहरण है हाँ हाँ मैं कल अवश्य आऊंगा। और 8वां है चेतावनी सूचक। इसके शब्द है खबरदार, होशियार, सावधान। और उदाहरण है खबरदार जो बिजली की तार को हाथ लगाया। बच्चों, अन्य विस्मयादिबोधक अवयव हैं जैसे काश, काश में विमान चालक होता। आइए
पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार ध्यान दे देते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। यदि कालवाचक और स्थानवाचक अवयव शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हों तो वे संबंध बोधक और यदि क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताएं तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अवयवों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों अवयव आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके भेदों और उपभेदों के बारे में भी आपको जानकारी मिली है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।